हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग। हेलो, गुड इवनिंग आस्था। हेलो, गुड इवनिंग आस्था। एम आई ऑडिबल आस्था? यस सर। ओके, फाइन। तो चलो स्टार्ट करें। 2 स्टूडेंट्स और भी हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अभी तक आए नहीं वो लोग। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जब तक उन लोगों को जो मैंने पढ़ाया एक दिन में, तो उसको अपन देख लेते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ बहुत ही बेसिक चीज़ है केमिस्ट्री, जो अपने को काम आएगी हर जगह पर केमिस्ट्री में। जितना भी पोर्शन है, आवाज़ आ रही है ना साफ? यस। ओके, जितना भी पोर्शन है अपना, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो, हर एक चीज़ में ये पॉइंट काम आएंगे जो अभी अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखो, ये जानते हो कि आपके ये न्यूक्लियस है, यस सर। और उस न्यूक्लियस के चारों तरफ शेल्स होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। KLMNOPQ। ये पहला शेल है। इस पहले शेल में सिर्फ एस क्यू। होता है। हाँ, पहला शेल में सिर्फ एस सब शेल होता है। दूसरे शेल में एस और पी सब शेल होते हैं। थर्ड यस सर। एस पी डी होते हैं। एसपी। चौथे यस सर। एस पी डी एफ होते हैं। एस एसपीडी। एफ होते हैं। एसपीडीएफ। हाँ, 6 में सिर्फ एस पी डी होता है, और लास्ट में सिर्फ एस एंड पी सब शेल एसपी। होता है। एस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी में 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो ये एस में 2, पी में 6 एंड डी में 10। एस में 2, पी में 6, डी में 10 एंड एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 6 10 14। 2 6 10 2 6। अब ये जो डायग्राम आपने बनाया है ना, इसको इस तरह से अपन बना सकते हैं कि पहले शेल में सिर्फ एस सब शेल है, यस। उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां शेल। सेकेंड शेल में एस एंड पी सब शेल होते हैं। थर्ड शेल में एस पी एंड डी सब शेल होते हैं। फोर्थ शेल पीडी। में एस पी सर। एंड एफ होते हैं। एसपीडीएफ। हाँ, एस पी डी यस सर। एस पी डी एफ होते हैं। एस पी डी एफ होते हैं। ठीक है, एक और स्टूडेंट ज्वाइन कर रही हैं, उनको परमिट कर दूं। तो ये चीज़ें अपन ने वैसे 11th में पढ़ी हुई हैं, और बड़ी बेसिक चीज़ है। और ये जो 12 पॉइंट्स में किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड पढ़ाऊंगा, यस सर। एक क्वेश्चन जरूर आता है। गुड यस सर। इवनिंग, गुड इवनिंग। देन फिफ्थ शेल में एस पी डी एंड एफ सब शेल होता है। एंड सिक्स शेल में एस पी यस। डी सब शेल होता है। सेवंथ में एस एंड पी सब शेल होते हैं। तो इस तरह से अब आप क्या करिए, डाउन साइडेड एरोस ले लीजिए। हमेशा ये तो याद हो गया होगा सब ना? यस सर। ठीक है, चलिए। देन ये हो गया। इस तरह से इंटरसेक्टिंग डाउन साइडेड एरो ले लीजिए। जैसे मैंने बनाया ना, मैंने कैसे बनाया, ऐसे बनाया। आप भी ऐसे ही बनाना। किताब में कैसे दिया, ऐसे दिया है। अब थोड़ी देर के बाद अपन भूल जाते हैं कि ऊपर से नीचे जाएं कि नीचे से ऊपर जाएं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कभी अपन ऊपर चले जाते हैं, कभी नीचे चले जाते हैं। इसलिए आप मेरे जैसे ही एरो बनाना, तो वो डाउन साइडेड एरोस रहेंगे, तो कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा। सबसे पहला शेल जो है, उसमें एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। सबसे पहला एरो आइए देखिए। दूसरा एरो देखें, उसमें 2s2 आया। देन तीसरा एरो देखें, उसमें 2p6 एंड 3s2 आया। 2p6 एंड 3s2 आया। देन 3p6 4s2 आया। तो कॉपी पेस्ट करते जाएं अपन, कुछ भी अपन को याद नहीं रखना। देन 3d10 4p6 5s2। 3d10 4p6
5s2. Then 4d10 5p6, 4d10 5p6, 6s2. देन 4f14, ये 4-6 बार अपन बना लेंगे तो बिना याद किए अपने को याद हो जाएगा। 5d10 हर बार बनाइए ताकि हमें अच्छे से याद हो जाए। 6p6, 7s2. देन 5f14, 6d10, ऐसे करते जाइए लिखते जाइए जब तक कि आपको जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए फिल्ड ना हो जाए। अच्छा, अब अपन क्या करते हैं, अब अपन कोई सा एलिमेंट लेते हैं। सपोज करिए हम लोग लेते हैं ऑस्मियम। सपोज करिए हम लोग लेते हैं ऑस्मियम। ऑस्मियम 76। कुछ साउंड में डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा? कुछ साउंड में डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रहा? नो सर। ओके फाइन। एक्चुअली मैं यहाँ पास में शादी हो रही है तो वो सब बैंड बाजा बज रहा है, इसलिए पूछ रहा था मैं। तो चलिए खैर, अब विंडोज़ बंद कर दें तो फिर नेटवर्क का इशू आता है, तो इसलिए विंडोज़ खोलना पड़ता है। तो जिस एरिया में मैं हूँ तो वहाँ थोड़ा नेटवर्क इशू है। तो ऑस्मियम 76 है। ऑस्मियम 76 का अपन सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें। तो देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 76। तो आपको 76 इलेक्ट्रॉन्स लेने हैं यहाँ से। ये 1s2 लिखा सबसे पहले, 1s2 के बाद 2s2 लिखा, देन 2p6, देन 3s2, 3p6, कितने हो गए, 2, 4, 10, 12, 18। अपन को कितने चाहिए, 76 चाहिए। तो और आगे जाते जाइए 4s2, देन 3d10, देन 4p6, 5s2। अब देखिए इससे बाद मैं कैसे लिखता हूँ। हाँ, मुझे इससे बाद याद नहीं है कि 5s के बाद क्या आता है, मुझे याद नहीं है। लेकिन मुझे क्या याद है, ये नंबर्स याद हैं कि 2, 4, 4 के बाद 10 आता है, 12 आता है, 18 आता है, 20 आता है, 30 आता है, 36 आता है, 36 के बाद 38 आता है, 38 के बाद 48 आता है, 38, 48 यानी 10। 10 कौन सा होगा, S10 थोड़ी होता है, P10 थोड़ी होता है, D10 होता है। कौन सा D? 3D तो आप लिख चुके ना, तो ये कौन सा होगा, 4D। तो 38, 48, 54, 56, देन 70, देन 76, ऐसे हो गया। देखिए तो मुझे कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे ये याद है, मतलब याद नहीं किया मैंने, लेकिन इतनी बार बोला, इतनी बार देखा, इतनी बार लिखा कि 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56, 70, 80, 86, 88, 102, 112, ऐसे याद हो गया। दैट्स ऑल। 110, 20 से ज़्यादा कुछ आता नहीं है काम का, तो 110, 20 तो आपका हो ही जाएगा यहीं तक ही, है ना। तो ये 110, 20 तक हो गया। इस तरह से अपन बहुत आसानी से ये सब लिख सकते हैं। देन अब इसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अपन छोटी क्लास में 9, 10 में लिखते थे ना। तो देखिए सबसे पहला शेल कौन सा है, ये शेल है, पहला शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 2। ये दूसरा शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 8। ये थर्ड शेल है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, 18। ये फोर्थ शेल है, इसमें 2, 8, 18, 32 इलेक्ट्रॉन। ये फिफ्थ शेल है, 2, 8 एंड 6, 14। ये 6 शेल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन से, 2। अब टोटल करिए कि कितने हो रहे हैं, 86, 76 हो रहे हैं कि नहीं। 2, 8, 10, 28, 60, 74, 76। तो दैट्स ऑल। 76 ये पहला पॉइंट हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब देखिए दूसरा पॉइंट कि पीरियड क्या होगा। कितने शेल्स लिखे हैं आपने, 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल, 5 शेल, 6 शेल। तो पीरियड कितने होंगे, 6 होंगे। देन सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, डी सब शेल में। सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में जा रहा है, तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है। बिल्कुल मैं जीरो से डी ब्लॉक। हाँ, मैं बिल्कुल जीरो से केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको कुछ ना भी आता हो तो भी आपको मुश्किल ना जाए। फिर भी अगर इनकेस कोई मुश्किल जाती है तो मुझे बताना। तो देन इसके बाद ये डी ब्लॉक एलिमेंट हो गया। क्यों, क्योंकि सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा था, डी सब शेल में, तो इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट। और डी ब्लॉक के जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सब के सब हैवी मेटल होते हैं, क्योंकि उनकी डेंसिटी हाई होती है। क्योंकि उनकी डेंसिटी कैसी होती है, हाई डेंसिटी होती है। सो बिकॉज देयर डेंसिटी इज वेरी हाई। तो अपन वो भी रीजन देखेंगे आगे चल के कि व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हैविंग हाई डेंसिटी। Since they are having very high density, so will be known as heavy metal. And all d block elements, all d block elements, all d block elements, fine, one more student is joining. Yeah, Suraj, good evening. Since it's a d block element and all d block elements are variable valent. Since all d block elements are variable valent, their valency will be variable. Their valency will be variable.
तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की वेरिएबल वैलेंसी होती है हमेशा। वेरिएबल का मतलब क्या निकला कि बदलती रहती है। अब जैसे देखिए सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है ना, सोडियम की वैलेंसी 1 होती है। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि सोडियम की वैलेंसी +1 होती है तो -1 होती है, तो वैलेंसी कभी भी प्लस या माइनस नहीं होती है। वैलेंसी कभी भी आप सोडियम की वैलेंसी आपसे पूछेंगे तो आप +1 नहीं बोल सकते, दैट्स रॉन्ग। इवन इफ इट इज रिटन देयर इन बुक्स देन आल्सो इट इज रॉन्ग। ठीक है, संगेज में ऐसा ही लिखा है तो वो गलत लिखा है। संगेज में क्या लिखा है कि OH की वैलेंसी, संगेज में क्या लिखा है कि OH की वैलेंसी -1 होती है। पहली चीज तो वैलेंसी कभी भी प्लस और माइनस नहीं होती है, वैलेंसी कभी भी प्लस और माइनस नहीं होती है। ये मेरा यूट्यूब में जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ, मेरे ही नाम से है चैनल, अब्दुल वाजिद हैदर नाम से। तो मैं जो यूट्यूब में चैनल वीडियोस डाल रहा हूँ तो उसमें ऑक्सीडेशनल नंबर, वैलेंसी और चार्ज से रिलेटेड मेरा वीडियो चल रहा है अभी। वो क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, 4 उसके वीडियोस हैं 15, 10, 12 मिनट से, तो वो कंप्लीट नहीं हुआ है वो टॉपिक। तो आप लोग उसको देखना, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। और फिर जो डाउट निकलेगी वहां पे, जो कंफ्यूजन होगा वो आप मुझसे पूछ लेना, तो उस टॉपिक को अपन क्लियर करते चले जाएंगे। ठीक है, तो वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज एक केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मुश्किल और बहुत बड़ा पार्ट है जो अपने को फिजिकल में, ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में हर जगह बहुत हेल्प करेगा। मैं आपसे ऐसी ऐसी रिएक्शंस लिखवा लूंगा जो आपने पढ़ी भी नहीं होंगी अभी चैप्टर्स, लेकिन फिर भी आप आंसर दे लेंगे क्योंकि आपको वैलेंसी आती होगी। तो इसलिए उस वीडियोस को जरूर देखें। हालांकि वो टॉपिक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 2-3 क्लासेस में वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अभी उसको 2-3 दिन से मैं वीडियोस बना नहीं पा रहा, तो उसको आप देखिएगा, उसमें जो भी डाउट्स हैं उन्हें हम क्लियर करेंगे और साथ में मैं और आगे वीडियोस डालूंगा तो वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि अभी तक का, आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि IIT JEE तक में, नीट में जितने भी क्वेश्चंस आए ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज या वैलेंसी से रिलेटेड, उसी से आए हैं। ठीक है, तो आई होप सो। और फिर मैं आपको नोट्स भी उसके सप्लीमेंट दूंगा, तो नोट्स भी इन 12 पॉइंट्स पर बेस्ड नोट्स भी दूंगा और उन वैलेंसी, ऑक्सीडेशन नंबर, चार्ज पे हेल्प करने वाले पॉइंट्स भी आपको दूंगा। तो इससे क्वेश्चन पेपर भी दूंगा, तो इससे आपको वो टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका सोल्यूशन कह लीजिए 12th क्लास में, 11th क्लास में आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कह लीजिए, बैलेंसिंग कह लीजिए, रिडॉक्स रिएक्शन कह लीजिए, तो इन सभी में वो बहुत हेल्प करता है। नॉर्मेलिटी में, मोलैरिटी में, बैलेंसिंग में वो बहुत हेल्प करता है। तो चलिए, मैं कह रहा था कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं मतलब एक से ज्यादा तरह की वैलेंसी शो करते हैं। जैसे Fe है, Fe वैलेंसी 2 भी शो करता है, 3 भी शो करता है। ये जितने मैं बताते जा रहा हूँ 2-4 एलिमेंट्स था, ये सब अपन को याद रहने चाहिए क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड ज्यादातर क्वेश्चंस आए। कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है, 1 और 2। Fe की वैलेंसी कितनी होती है, 2 और 3। Ag की वैलेंसी कितनी होती है, 1 और 2। Au की वैलेंसी कितनी होती है, 1 और 3। कॉपर की वैलेंसी कितनी होती है, 1 और 2। आयरन की वैलेंसी कितनी होती है, 2 और 3। Ag की वैलेंसी कितनी होती है, 1 और 2। Au की वैलेंसी कितनी होती है, 1 और 3। ठीक है, ये 4 मैंने बता दिया, ये 4 आपको वैलेंसीज याद रहनी चाहिए। ऐसे ही और भी बताता जाऊंगा और सारी चीजें खत्म हो जाएंगी अपनी। ठीक है, तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड की वैलेंसी 1 होती है। Fe एंड Ag की और कॉपर की 2 होती है। कॉपर, गोल्ड की वैलेंसी 2 नहीं होती है। Fe की एंड Au की वैलेंसी 3 भी होती है और Ag और Cu की वैलेंसी 3 नहीं होती है। देखिए, अगर आप लोग ध्यान से टेलीविजन देखते हो तो शाहरुख खान एक ऐड में आता है, सोना चांदी च्यवनप्राश। उसमें वो क्या बोलता है कि सोना दे स्वस्थ तन, सोना दे स्वस्थ तन यानी फिजिकल हेल्थ, सोना दे स्वस्थ तन एंड चांदी दे तेज दिमाग, चांदी दे तेज दिमाग। उस शाहरुख खान जो है सोना चांदी च्यवनप्राश के ऐड में क्या बोलता है, सोना दे स्वस्थ तन एंड चांदी दे तेज दिमाग। चांदी से दिमाग तेज होता है और सोना अपने बॉडी में जाने से फिजिकली अपन स्ट्रांग होते हैं। इसलिए जब बचपन में अपन छोटे होते हैं ना, तो अपने को मम्मी पापा दूध या खाना या जो भी है फेरिक्स वगैरह खिलाते पिलाते हैं, तो वो सोने चांदी के बर्तनों में, सोने चांदी के चम्मच से, प्लेट से, ग्लास से पिलाते हैं, ताकि सोना चांदी ट्रेसेस में हमारी बॉडी में जाए और हमको मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रांग करे। इसलिए हमको सोने चांदी के बर्तनों में खिलाया जाता है। किसी भी बर्तन में खाना रखा जाता है। आप प्लास्टिक के बॉटल में पानी रखते हैं ना, तो प्लास्टिक भी पानी में डिसॉल्व हो जाता है। कितना भी अच्छा से अच्छा प्लास्टिक हो, लेकिन वो डिसॉल्व होता है। तो जैसे प्लास्टिक डिसॉल्व हो जाता है, वैसे ही मेटल्स, जिन बर्तनों में खाना रखा जाता है, वो मेटल्स भी उसमें डिसॉल्व हो जाती हैं। लीस्ट सॉल्युबल जो होता है ना खाने में, वो मिट्टी और कांच होता है, ग्लास एंड सॉइल।
तो अर्दन पॉट्स जो हैं एंड ग्लास पॉट जो हैं वो बेस्ट होते हैं, क्योंकि लीस्ट सॉल्युबल इन दिस फूड, ऑल दीज फूड आइटम्स होते हैं। ठीक है, ये सब ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें काम की हैं कि अर्दन पॉट्स इसलिए आने वाले टाइम में जो है ना, पुराने जमाने में अर्दन पॉट्स में ही बनाते थे। आप खाना, आप दाल चावल सब्जी जो है ना मिट्टी के बर्तनों में बनाइए, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत टेस्टी बनती है, बहुत अच्छी बनती है। तो अर्दन पॉट्स जो है ना, और खाना जल्दी खराब भी नहीं होता। अब जैसे आप जो वो पालक है या मेथी है या लीफी वेजिटेबल्स है, या ऐसा खाना आप बनाएं जिसमें दही आप डालें, जिसमें आप नींबू डालें, नॉनवेज है जैसे, तो अगर आप ऐसे खाने को मेटल के बर्तनों में रखेंगे ना तो वो जल्दी खराब हो जाएगा। लेकिन अगर कांच के बर्तनों में और मिट्टी के बर्तनों में रखेंगे तो वो जल्दी खराब नहीं होगा। तो आने वाले टाइम में अर्दन पॉट्स में ही खाना बनेगा, और अर्दन पॉट्स ही सबसे ज्यादा महंगे होंगे। अभी जो है ना अर्दन पॉट्स मेट्रोस में आप देखिए, आप छोटी जगहों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बड़े शहरों में आप देखिए बहुत महंगे मिलते हैं। 800-900 रुपये की एक हांडी मिलती है जिसमें अपन सब्जी या दाल वाल ये सब चीजें बनाते हैं। तो मिट्टी और कांच के बर्तन सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि ये सबसे कम सॉल्युबल होते हैं खाने में। और मिट्टी अगर आपके खाने में सॉल्युबल हो भी जाए तो भी आपको कोई नुकसान नहीं ना, वो तो बॉडी के बाहर एक्सक्रीट आउट कर देंगे। लेकिन प्लास्टिक जो है ना, क्योंकि मिट्टी बायोडिग्रेडेबल है, लेकिन जो प्लास्टिक है ना वो तो नॉन बायोडिग्रेडेबल रहता है। वो अगर आपकी बॉडी के अंदर गया तो फिर बॉडी के बाहर नहीं जाएगा, वो अंदर ही रहेगा। ठीक है, टपरवेयर जो है ना, टपरवेयर जानते हो कि आप, टिफिन बॉटल्स, टपरवेयर के जो ये सब यूटेंसिल्स होते हैं बहुत 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 कॉस्टली होते हैं, सबसे ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि वो लीस्ट सॉल्युबल होता है। और जो रोड साइड प्लास्टिक्स होते हैं सबसे ज्यादा सस्ते होते हैं, वो मोस्ट सॉल्युबल होते हैं। अपन सोचते हैं यार प्लास्टिक का तो है, ये लो चाहे वो लो, अपन रोड साइड से या सस्ता प्रेफर करते हैं कि इतना महंगा क्यों लो, अननेसेसरली वो बड़ा ब्रांड है इसलिए ले रहा है इतना पैसा। नहीं, बड़ा ब्रांड नहीं है बेटा, वो लीस्ट सॉल्युबल होता है। सिंटेक्स के टैंक फर्स्ट क्वालिटी प्लास्टिक होता है, इसलिए सबसे ज्यादा कॉस्टली होता है। सेकंड थर्ड क्लास का जो क्वालिटी का जो होता है वो सस्ता होता है, क्योंकि वो ज्यादा सॉल्युबल होता है। तो मिट्टी और कांच खाने में सबसे कम सॉल्युबल होते हैं, इसलिए मिट्टी और कांच के बर्तनों को हमेशा प्रिफर करना चाहिए, और इसलिए उनकी कॉस्ट अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ रही है। तो चलिए ये चीज ध्यान रखना, ये सब चीजें काम आती हैं अपनी। 1-2% मार्क्स का डिफरेंस जो है ना अपने रिजल्ट में, इन सब चीजों की वजह से होगा। मुझे ये सब कैसे पता है, मुझे ये सोना चांदी च्यवनप्राश का कैसे पता है, कोई अपन की केमिस्ट्री की बुक में थोड़ी लिखा था, लेकिन मैंने न्यूज़पेपर में या टेलीविजन में जो एड सुना, देखा, पढ़ा, उसको ध्यान से पढ़ा। तो इसलिए टेलीविजन, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स जो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड है ना, साइंस से रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं, कॉलम्स होते हैं, आप उनको जरूर पढ़ा करिए। उससे अपना दिमाग और तेज होता है और अपन ज्यादा अच्छे से चीजों को इमेजिन कर पाते हैं, और कुछ इस तरह के क्वेश्चन जो आएंगे तो हम उनको आंसर कर पाएंगे। हम जब एग्जाम दे रहे थे तो उस टाइम उन्होंने पूछा था हमसे वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है, तो उस टाइम बुक्स में नहीं था, अब तो आपकी सारी किताबों में लिखा हुआ है कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है, 5 जून को। एक और क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि साइलेंट वैली कहाँ है, तो साइलेंट वैली केरला में है। वहां पर हॉर्न और ये सभी चीजें जो है, वेस्टर्न घाट्स जो होते हैं ना, तो वेस्टर्न घाट्स जो है बहुत डेंस फॉरेस्ट हैं और बहुत थिकली पॉपुलेटेड हैं प्लांट्स और एनिमल्स हर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वहां पर हॉर्न बजाना, हॉर्न ब्लो करना ये अलाउड नहीं होता, इसलिए उसे साइलेंट वैली बोलते हैं। तो साइलेंट वैली केरला में था। अब चूंकि मुझे जीके में इंटरेस्ट था, मैं न्यूज़पेपर, मैगजीन्स और जीके बुक्स पढ़ता था, इसलिए मैं इन क्वेश्चंस को आंसर्स दे पाया था, लेकिन मेरे फ्रेंड्स नहीं दे पाए थे। तो इसलिए आपको भी ये सब चीज़ों से थोड़ा सी अवेयर रहना चाहिए। IIT, JEE, नीट, ये इस तरह के एग्जाम्स नहीं है कि अपन खाली बुक्स पढ़ करके अच्छे मार्क्स से आए। और भी ऐसी बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा, जैसे आज मैंने सोना चांदी च्यवनप्राश का बताया, कई और मैं ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगा कि आपको किताबों से ज्यादा अच्छे वो एग्जाम्पल्स लगेंगे। किताब में जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो इतने परफेक्ट नहीं है, लेकिन हम लोग जो टेलीविजन से और ये मीडिया से जो एग्जाम्पल्स लेंगे वो एग्जाम्पल्स बहुत परफेक्ट होंगे, आप खुद जज कर पाओगे, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये आज जैसे मैंने 4 एलिमेंट्स की बात करी, इनकी वेरिएबल वैलेंसी है, और ये सब डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, यानी इनकी वैलेंसी फिक्स नहीं होती। जैसे सोडियम की वैलेंसी क्या होती है 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है 2। अगर आपसे ऑक्सीजन की वैलेंसी पूछें कि -2 है तो के 2 है तो वैलेंसी 2 होती है, वैलेंसी कभी भी प्लस या माइनस नहीं होती। तो फिर ये प्लस और माइनस क्या होता है, सोडियम का 1 प्लस क्या होता है, वैलेंसी नहीं होती तो चार्ज होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है। चार्ज, ऑक्सीडेशन ऐसे ही, चार्ज। हाँ चार्ज होता है। ऑक्सीजन का ऐसे वैलेंसी कितना होता है 2 होता है, तो फिर -2 क्या होता है, चार्ज होता है। -2 क्या होता है,
ऑक्सीडेशन नंबर होता है। तो ये आप ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी के फर्क को थोड़ा सी समझिए, क्योंकि ये बड़े काम की चीजें हैं। सिंगेज में जो है ना, सिंगेज में लिखा था कि OH की वैलेंसी -1 होती है। पहली चीज तो वैलेंसी कभी -1, वैलेंसी तो कभी प्लस माइनस हो ही नहीं सकती, पहला चीज है ना। पहला ब्लंडर तो उन्होंने ये किया कि माइनस लिखा। दूसरा ब्लंडर उन्होंने क्या किया कि वैलेंसी जो है ना वो एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है। ये एलिमेंट थोड़ी है, O और H दो एलिमेंट्स हैं, ये तो कॉम्प्लेक्स आयन है। वैलेंसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है, कॉम्प्लेक्स आयंस की, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स की, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टी नहीं होती है। तो उन्होंने दो ब्लंडर्स किए। तो इस तरह की मिस्टेक्स हम ना करें। ये छोटी छोटी सी सब बातें हैं जिनको अपन को ध्यान रखना है। देखिए इसे क्या लिखा है आपने, ये क्या लिखा है आपने, ये क्या लिखा है आपने? ₹10। हाँ, अपन लिखते लिखते क्या है, ₹10। अपन लिखते क्या है, ₹10, और बोलते क्या है, ₹10। अपन लिखते क्या है, ₹10, और बोलते क्या है, ₹10 बोलते हैं। तो लिखना अलग होता है और बोलना अलग होता है। यही सब एंट्रेंस है। अच्छा ये देखिए, ये क्या लिखा है मैंने, ये क्या लिखा है सूरज? सूरज से इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि सूरज को बता चुका हूं, तो आई होप सो कि उसे आता होगा। हाँ सूरज, सूरज आवाज आ रहा है? आ रहा है सर। क्या लिखा है बेटा, ये क्या चीज लिखा है मैंने? बीपी। बीपी लिखा है? अच्छा मैंने समझा डीपी लिखा है मैंने। आस्था बता सकते हो क्या लिखा है? अब देखो ये मत बोलना कि बीपी लिखा है, ये तो नर्सरी KG1 का बच्चा भी बता देगा कि सर आपने बीपी लिखा है ना। तो अपन अपने स्टैंडर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर दें। क्या लिखा है मैंने ये मैशा? ये आपकी किताबों में मिस्टेक है। ये नो आइडिया सर। ये क्या लिखा है उन्होंने, बॉइलिंग पॉइंट लिखा है ना। ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, हाँ ये बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, ये ब्लड प्रेशर है। कैपिटल बीपी क्या होता है, ब्लड प्रेशर। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, स्मॉल बीपी। स्मॉल बीपी क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। और कैपिटल बीपी क्या ब्लड होता है, बॉइलिंग पॉइंट। ब्लड प्रेशर। कैपिटल बीपी ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर। ये क्या है, ये क्या है, ब्लड प्रेशर। ये क्या है, प्लस बीपी। ये क्या है, ब्लड एमपी। अरे भाई हमको, ये है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। हाँ ये है मध्य प्रदेश, मध्य ये प्रदेश। है महाराष्ट्र प्रदेश, ये है मिलिट्री पुलिस, ये है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो फिर ये क्या होता है, ये होता है मेल्टिंग पॉइंट। इवन आपके लखमीर सिंह मंजीत कौर तक में ये मिस्टेक उन्होंने बॉइलिंग पॉइंट के लिए ये लिखा है, दैट्स रॉन्ग। कैपिटल बीपी बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता, ब्लड प्रेशर होता है। कैपिटल एमपी मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, कैपिटल एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है, मिलिट्री पुलिस होता है, मध्य प्रदेश होता है। मेल्टिंग पॉइंट स्मॉल एमपी होता है। अब ऐसे ही इस पे आओ, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है? तो ये मत बोलना एटीएम है ये। सर एटीएम। एटीएम क्या मतलब? एनी टाइम मनी। ऑटोमेटिक टेलर मशीन। या वेरी गुड, दिस इज द राइट आंसर, ऑटोमेटेड एनी टेलरिंग टाइम मशीन। मनी। और ऑटोमेटिक किसने बोला, आस्था ने बोला, मैशा ने बोला? ऑटोमेटेड टेलरिंग मशीन किसने बोला, आस्था सर ने? मैंने। आस्था ने? यस सर। अच्छा चलो, यस सर। ऑटोमेटेड टेलरिंग मशीन। और कुछ लोग इसको एनी टाइम मनी भी बोलते हैं, एनी टाइम मेडिसिन भी बोलते हैं, बट दैट्स नॉट द स्टैंडर्ड फुल फॉर्म, दैट्स नॉट स्टैंडर्ड वन। स्टैंडर्ड क्या है, ऑटोमेटिक टेलरिंग मशीन। ऐसे तो आप कुछ भी रख सकते हो, लेकिन वो स्टैंडर्ड नहीं होता ना। और ये क्या होता है, ये क्या होता है, अभी आ रहा हूं धीरे से, मैं IIT पे भी आ रहा हूं। अगली स्टेप मेरी IIT पे है। IIT मतलब नीट, IIT मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो उस पे भी आ रहा हूं कि आप कहोगे कि सर आप ये क्या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं। तो IIT JEE नीट में कैसा क्वेश्चन आया था, उस पर भी मैं अभी आता हूँ। तो जब ये टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मैं आपको एक क्वेश्चन पेपर भेजूंगा। उस क्वेश्चन पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन होंगे जो IIT JEE नीट में लास्ट ईयर्स में आए हैं। ये ऑटोमेटेड टेलरिंग मशीन है। तो फिर ये क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर। हाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। चले आगे।
Yes, sir. चलो अब मैं असली क्वेश्चन पे आ रहा हूं। इतनी देर पढ़ाने के बाद जो मुझे पढ़ाना था उस पे आ रहा हूं एक्चुअल में। चलिए, ये क्या लिखा है आस्था, बता सकते हो? ये क्या लिखा है आस्था मैंने? Sir, group 7. और कौन बताएगा ये क्या लिखा है मैंने? मैशा बता सकते हो क्या लिखा है मैंने? पढ़ सकते हो क्या लिखा है मैंने? बीपी ग्रुप 7 ही है। हाँ सूरज, क्या लिखा है? ग्रुप 7 ही है सर। ग्रुप 7 लिखा है। अरे बाबू, इसलिए चीजें याद नहीं जी। होती, समझ नहीं आती। चलो मैं बताता हूँ क्या लिखा है। आस्था, मैशा, सूरज, ये मैंने लिखा है ग्रुप नंबर 7। इसे ग्रुप 7 मत बोलना। Yes, sir. क्या बोलोगे? ग्रुप नंबर Yes, sir. 7। ग्रुप नंबर 7 ग्रुप Group number नंबर 7. 7। क्योंकि Yes, ये sir. ब्रिटिश अमेरिकन सॉरी ब्रिटिश इंडियन न्यूमरल है ना, ये 7। ये ब्रिटिश अरेबिक ब्रिटिश इंडियन न्यूमरल है, अरेबिक न्यूमरल है। तो ब्रिटिश इंडियन या अरेबिक न्यूमरल कभी ग्रुप नहीं Yes, हो सकता, वो हमेशा ग्रुप नंबर होता है। तो ये ग्रुप नंबर 7 है। Yes, sir. ठीक है, ये आईआईटी का आया हुआ एग्जाम है। Yes, sir. और ये क्या है? ये क्या है? ये ग्रुप 7 ये है। ग्रुप 7 इसे बोलेंगे। अगर रोमन न्यूमरल में लिखा है तो ग्रुप है, और अगर ब्रिटिश इंडियन Yes, न्यूमरल में, अरेबिक न्यूमरल में Yes, लिखा sir. है तो वो क्या है? ग्रुप ग्रुप नंबर नंबर। है। ग्रुप नंबर और ग्रुप दो Group अलग number अलग चीजें 7. होती हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर और ग्रुप दो अलग Yes, अलग sir. चीजें होती Yes, हैं, sir. जो आगे आने वाली क्लासेस में अपन को जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं पहले से उसे बता रहा हूं आपको, ताकि उस टाइम आपको थोड़ा सी आइडिया हो, देन वहां पर अपन फिनिशिंग टच दे दें। ठीक है बेटा, ये सब बहुत काम की चीजें हैं। अपने को आईटी जेईई नीट के लिए बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा, है ना, तभी अपन उन तरह के एग्जाम्स को आसानी से बिना ज्यादा मेहनत के दे पाएंगे। तो थोड़ा सी स्मार्ट लोगों का गेम होता है। सिर्फ नॉलेज, बहुत सारे बच्चे मेरे बेचारे बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, बट वो सिर्फ इसी वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाते क्योंकि वो स्मार्ट नहीं होते। तो अपने को स्मार्ट बनना है। पढ़ते अपन इसीलिए हैं ताकि अपन स्मार्ट बने, है ना। तो नॉर्थ इंडियंस तो यूजुअली बाबू बहुत स्मार्ट होते हैं, साउथ इंडियन इतने स्मार्ट नहीं होते। मैं साउथ इंडिया में हूँ, लेकिन साउथ इंडियंस इतने ज्यादा स्मार्ट नहीं होते। नॉर्थ इंडियंस बहुत स्मार्ट होते हैं, भले ही पढ़ने में खराब हो, कम मार्क्स लाए, लेकिन स्मार्ट बहुत होते हैं। स्ट्रीट स्मार्टनेस बहुत होती है, और वो मैटर करती है, वो मैटर बहुत करती है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज का हम ध्यान रखें कि ये सब छोटी छोटी सी चीजें हमें, अभी चूंकि अपनी क्लासेस स्टार्ट हुई है ना, तो ये सब स्टफ अपने बहुत काम का स्टफ है, जो अपने जो मेंटल लेवल है उसको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो ये ग्रुप लिखा है मैंने, और अगर वो ब्रिटिश न्यूमरल में लिखा जाए, ब्रिटिश इंडियन न्यूमरल में लिखा जाए, या अरेबिक न्यूमरल में लिखा जाए, तो उससे Group number. ग्रुप नंबर 7 पढ़ते हैं, उसे ग्रुप 7 नहीं पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम क्या कह रहे थे कि डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सब की वैलेंसी वेरिएबल रहती है। वेरिएबल वैलेंसी से मतलब है कि एक से ज्यादा तरह की वैलेंसी, एक से ज्यादा। यहां देखिए सोडियम और ऑक्सीजन की वैलेंसी सिर्फ एक ही तरह की है, यानी वो वेरिएबल वैलेंसी शो नहीं कर रहे हैं। लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, और डी ब्लॉक के एलिमेंट्स वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल वैलेंसी एंड वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, ये अपना खत्म हुआ। देन इसके बाद नेक्स्ट है, अब देखिए ये पहला हाफ हो गया, ये फर्स्ट हाफ हो गया, 6 पॉइंट्स हो गए। अब अपन सेकंड हाफ पे चल रहे हैं, उसमें भी 6 पॉइंट्स। अब सेकंड हाफ के जो 6 पॉइंट्स हैं, यानी जो 7th पॉइंट है वो क्या है? सबसे पहले बॉक्स या ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट था? देखो आपने ऑलरेडी लिख दिया डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक फॉर्मूला होता है NS + N-1 डी इलेक्ट्रॉन्स। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट तो सारे इलेक्ट्रॉन है, 76 के 76 इंपॉर्टेंट है, लेकिन इन 76 में से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो हमें कैसे पता चलेगा कि किस एलिमेंट में कौन से इलेक्ट्रॉन्स इंपॉर्टेंट है? तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में हमेशा याद रखें NS and N-1 डी इलेक्ट्रॉन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
डी ब्लॉक एलिमेंट्स में NS एंड N-1D। अब जैसे आपके यहाँ है तो आपके यहाँ भाई डाउरी किसको दी जाती है? लड़की के लिए दी जाती है ना, बट ओमान में और कई सारे कंट्रीज में जो है लड़कों की डाउरी दी जाती है। तो हर जगह की कल्चर अलग अलग होती है, वो सब अपन को पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पर कौन डाउरी देता है, कहीं पर कोई भी नहीं देता है, कहीं पर दोनों देते हैं। कई जगह ऐसी है, मुझे अभी एग्जैक्टली नाम याद नहीं हो रहा है, कि जैसे अभी अपने यहाँ इंडिया में या एशियन सब कॉन्टिनेंट में शादी होती है तो लड़की लड़के के घर जाती है ना, दुल्हन दूल्हे के घर जाती है। बट कई कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पे दूल्हा जो है वो लड़की के घर जाता है। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप देखो। सर असम। हाँ, आसाम में। यस अच्छा सर। अच्छा। सर शिलोंग। असम में भी है। हाँ हाँ, राइट राइट, शिलोंग नॉर्थ ईस्ट में कहीं मैंने पढ़ा था, मुझे ध्यान नहीं है। तो कई अलग अलग कल्चर होती है, तो वो तो अपन को याद करना पड़ेगा ना, वो तो अपन को पढ़ेंगे तो नॉलेज मिलेगा, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं नॉलेज मिलेगा, सीधी सी बात है। तो ऐसे ही ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि एस डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में NS और N-1D इलेक्ट्रॉन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलो, अच्छा लग रहा है कि आप लोगों का जीके भी अच्छा है, ऐसे बच्चों को पढ़ाने में बहुत मजा आता है। सब्जेक्ट तो क्या है बेटा, सब्जेक्ट तो आज अपन पढ़ेंगे, कल अपन टॉपर होंगे, लेकिन जीके जो कॉमन सेंस है ना, वो चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और जनरली जिन बच्चों का जीके अच्छा होता है, कॉमन सेंस अच्छा होता है, उन बच्चे, वो सब बच्चे बहुत आसानी से 1 दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में, मतलब बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाते हैं। उनको पढ़ाना मुश्किल नहीं होता। भले ही मार्क्स 0 आ रहे हैं, मार्क्स 0 आ रहे हैं क्योंकि आज मैंने पढ़ा नहीं, कल मैं पढ़ूंगा तो मैं भी टॉपर हूंगा। तो चलो, अच्छा है, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोग जीके में अच्छे हो, ये सब चीजों से अवेयर हो। अवेयर होना चाहिए, बहुत अवेयर होना चाहिए। और न्यूज़पेपर और मैगजीन्स पढ़ने से नॉलेज मिलता है अपने को। तो जो बॉक्स या ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए, फॉर्मूला क्या होता है? NS + N-1D। N का मतलब क्या है? N का मतलब है नंबर ऑफ शेल। देखो कितने शेल हैं, 1 2 3 4 5 6। कितने शेल हैं? 6 शेल हैं। तो NS यानी क्या हो गया? 6S। 6 -1 यानी 5D। 6S + 5D इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो आप, ये 6S हो गया और ये 5D। S में 1 ऑर्बिटल होता है, D में 5 ऑर्बिटल होते हैं। तो 6S 5D, 6S एंड 5D। 6S में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखो यहाँ लिखा हुआ, सब मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। 6S में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2, एक क्लॉकवाइज हो गया और एक एंटी क्लॉकवाइज हो गया। 5D में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6। तो 1, ये 6S है और ये 5D है। 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। देखो मैं कैसे फिल कर रहा हूँ ना आस्था, ये सब रूल्स हैं। हाँ, हंट्स रूल है, पॉली सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल है, अबव रूल है, ये सब रूल्स हैं। ये जो डायग्राम था, ये कौन सा डायग्राम था? मॉइलस डायग्राम था। और कौन सा प्रिंसिपल था? ये अबव प्रिंसिपल था। Yes, sir. अबव प्रिंसिपल था एंड मॉइलस डायग्राम था। तो ऐसे ही आगे चल के हंट्स रूल भी आएगा और पॉली सब्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल भी आएगा। तो 1-2 दिन की क्लासेस से बाद फिर मैं उन सब चीजों पे भी जाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीक से मोस्ट अली अपन मंडे टू फ्राइडे क्लास करेंगे। ठीक है, मंडे टू फ्राइडे क्लासेस किया करेंगे, 5 डेज इन अ वीक क्लासेस किया करेंगे, तो फिर थोड़ा सी और अच्छे से हो जाएगा अपना। तो इस तरह से देखो, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से भरे जाएंगे। ये 7th पॉइंट हो गया, बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देन इसके बाद 8th पॉइंट है। 8th पॉइंट क्या है? 7th पॉइंट हो गया अपना। 8th पॉइंट क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्या? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो, ये तो पेयर्ड है, ये भी पेयर्ड है। Paired 1 electrons. 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं? 4। और जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 4. हाँ, जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको टेम्पररली मैग्नेटाइज किया जा सकता है। और जिनको टेम्पररली मैग्नेटाइज किया जा सकता है, वो पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं। Paramagnetic. हाँ, जिनके पास भी Yes, sir. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं। अब देखो इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे। जैसे देखो, अभी आगे मैं बात करूंगा ही, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। और इसके पास कितने? 7। दोनों के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 15। 15 कांट बी पेयर्ड ना। 15 17 13 odd numbers can never be paired na. So odd number contain Yes, sir. molecules or species will always be paramagnetic in nature. तो ये NO क्या है? पैरामैग्नेटिक है। क्यों पैरामैग्नेटिक है? क्योंकि इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो जिसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो पैरामैग्नेटिक कहलाता है। पैरामैग्नेटिक का मीनिंग क्या होता है? पैरामैग्नेटिक का मीनिंग होता है कि जिसको टेम्पररली मैग्नेटाइज किया जा सके। किसी चीज में से अगर बहुत टाइम तक अपन करंट पास करें ना, तो वो चीज टेम्पररी मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगता है, वीक मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगता है। जो अपना टेप रिकॉर्डर या जो ट्रांजिस्टर होता है ना, रेडियो होता है ना, उसमें कंटिन्यूसली करंट बहता है ना, तो उसमें से कई पार्ट जो है वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं।
मैग्नेट के जैसे बिहेव करने लगते हैं। ठीक है, तो जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको टेम्पररी मैग्नेटाइज किया जा सकता है, और जिनको टेम्पररी मैग्नेटाइज किया जा सकता है वो क्या कहलाते हैं? पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं। जिनको टेम्पररी मैग्नेटाइज किया जा सकता है वो पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक कहलाते हैं। और अगर सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते then it can't be magnetized and will be known as diamagnetic. If all, डायमैग्नेटिक if all electrons are, डायमैग्नेटिक if all electrons are paired, then can't be magnetized. Then it can't be magnetized. It can't be magnetized temporarily and will always be known as diamagnetic. Diamagnetic यानी जो नॉन मैग्नेटिक है, जिसमें को मैग्नेटाइज नहीं कर सकते, और पैरामैग्नेटिक यानी जिसको टेम्पररली मैग्नेटाइज कर सकते हैं। यानी मैग्नेटिक फील्ड में वो मैग्नेट के जैसे बिहेव करेगा, बट आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेट के जैसे बिहेव नहीं करेगा, क्योंकि वो वीक मैग्नेट है ना, टेम्पररी मैग्नेट है ना। जो परमानेंट मैग्नेट होता है, तो जो परमानेंट मैग्नेट होता है वो चाहे मैग्नेटिक फील्ड हो या ना हो, हर केस में वो मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है। लेकिन जो वीक मैग्नेट्स है ना, वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेट के जैसे बिहेव करते हैं, एंड आउटसाइड द मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेट के जैसे बिहेव नहीं करते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये छोटा सा पॉइंट है, बहुत काम का पॉइंट है बेटा। अभी कहीं पर मैं पेपर चेक कर रहा था, मतलब ये चेक कर रहा था कि ये क्वेश्चंस ठीक है कि नहीं, आंसर्स गलत है कि नहीं, और वो पेपर मैंने नहीं बनाया था, और वो पूरे सिलेबस का पेपर था। मैं आपसे कह रहा था ना कि इन 12 पॉइंट्स में से हर साल हर एग्जाम में, चाहे आपके गांव का एग्जाम हो, चाहे फॉरेन का एग्जाम हो, चाहे इंडिया लेवल का हो, चाहे स्टेट लेवल का हो, चाहे एंट्रेंस हो, आईआईटी हो, नीट हो, 11th हो, 12th हो, कुछ भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में इस पर से क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो उस एग्जाम में भी, उस पेपर में भी इन 12 पॉइंट्स में से 2 क्वेश्चन से, आउट ऑफ 25 जो है, आउट ऑफ 45 जो है, वो 2 क्वेश्चन से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, पेपर कोई भी बनाए, और मैं तो कहता हूं कोई भी क्वेश्चन ना आए इस पर बेस्ड, तो भी जो आप केमिस्ट्री पढ़ोगे ना, उस केमिस्ट्री को इजी करने में ये बहुत हेल्प करेगा, बहुत मदद करेगा, हमारी केमिस्ट्री को इंटरेस्टिंग बनाएगा। आप भले ही 0% वाले भी हो केमिस्ट्री में, तो भी आप बहुत अच्छे से केमिस्ट्री हैंडल कर लोगे अगर ये 12 पॉइंट्स आपने ध्यान से किए तो जिनके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि उनको टेम्पररी मैग्नेटाइज किया जा सकता है। अच्छा, 10th पॉइंट क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है? अच्छा, सारे बच्चों को नहीं दिख रहा है स्क्रीन? सर दिख रही है। दिख रही है। दिख रही है? क्या हुआ सूरज? कुछ नेटवर्क रिलेटेड इशू हो सकता हो शायद। चलो देख लो, नहीं तो अदरवाइज फिर और अगले स्क्रीन में फिर से लिख दूंगा। तो मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ ईटा इंटू ईटा प्लस 2bm, ईटा इंटू ईटा प्लस 2bm। bm क्या होता है? बोर मैग्नेटॉन, BOHR, बोर, MAGNETON, बोर मैग्नेटॉन। ये मैग्नेटिक मोमेंट की यूनिट होती है। तो मैग्नेटिक मोमेंट की फॉर्मूला क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ईटा इंटू ईटा प्लस 2। ईटा का मतलब क्या है? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? यहां दिख रहा है अपने को, कितने थे? 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 यानी 6, 6 4 जा 24। तो ये क्या हो गया? रूट 24 bm। रूट 25 कितना होता है? रूट 25 5 होता है, तो रूट 24 कितना होगा? 5 से लेस होगा, Yes, sir. 4.8. 4.8 bm। यस, वेरी गुड, अप्रॉक्सीमेटली। अच्छा, एग्जाम में कभी आपको 4.81, 4.82, 4.83, 4.84 आज तक कभी आईआईटी तक में नहीं पूछा गया ऐसा, इतना क्लोज। क्या आएगा? 4.92, 2.37, 3.68, 5.25 ऐसे आएगा। तो 4 वाला तो एक ही ऑप्शन है, जो 4 वाला एक ऑप्शन है वो ऑप्शन अपन लिख देंगे। अच्छा, सपोज करिए अगर आपको आया, अभी तक नहीं आया लेकिन पूछ तो सकते हैं ना, 4.81, 4.82, 4.83। तो हमने 9th 6th 7th क्लास में तो स्क्वायर रूट, 8th क्लास में स्क्वायर रूट निकालना सीखा है ना, तो हम स्क्वायर रूट निकाल लें 24 का, दैट्स ऑल। स्क्वायर रूट निकाल लें 24 का, तो जो भी आंसर है एग्जैक्टली आ जाएगा। ये 10 पॉइंट्स हो गए। अब देखिए कौन से ब्लॉक का एलिमेंट था ये? डी ब्लॉक का एलिमेंट था। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट था ये? स्क्रीन नहीं डी दिख ब्लॉक रही। एलिमेंट था। अरे बेटा इन Yes, लोगों को तो दिख रही है, क्या मोबाइल में तुम कर रहे हो? टैब में
अच्छा, तो फिर क्यों नहीं दिख रहा? क्या पूरा स्क्रीन ब्लैंक हो गया या क्या? नीचे का नहीं दिख रहा? हाँ सूरज, पूरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है कि नीचे का नहीं दिख रहा है? नहीं सर, स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है सिर्फ, ब्लैक ब्लैक। तो कुछ तुम्हारे नेटवर्क में इशू होगा, ये लोगों को तो दिख रहा है। चलो अभी स्क्रीन चेंज करते हैं तो फिर बताना। ठीक है, ये पॉइंट मैं कंप्लीट कर लूँ। तो चूंकि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, तो जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और जी डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? कलर्ड होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स विल ऑलवेज बी कलर्ड। आपकी लाइफ कलर में जो भी लाल पीला हरा नीला कलर होता है, मेटल्स होते हैं और स्टोन्स होते हैं, सारे कलर ये कलर्ड, तो ये सारे कलर्स जो है ना डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की वजह से होते हैं। जो भी कलर है लाइफ में वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स की वजह से होता है। लास्ट पॉइंट है इन 12th पॉइंट में से, ये देखो बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने ये लिखा था। इस बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 6 और 2 8। तो ग्रुप क्या होगा? 8। 8। ग्रुप क्या होगा? 8। 8 ए बी नहीं होता, 8 को सिर्फ 8 लिखा जाता है। 8 को सिर्फ 8 लिखा जाता है। तो ये 12 पॉइंट्स हुए आपके। इन 12 पॉइंट्स को हम बहुत अच्छे से करें मुन्ना। ठीक है, आगे अपन चलते हैं और दूसरा कुछ एलिमेंट लेते हैं, उनके 12 पॉइंट्स पढ़ते हैं। ये स्क्रीन मैं शेयर कर दूंगा और ये जो मैंने वीडियो लास्ट क्लास में बनाया था वो मैंने यूट्यूब में भी डाला है। तो अगर जैसे सपोज करो आपको कुछ रिवीजन करना है, कुछ छूट गया है देखना है, तो आप उसमें से देख सकते हो। और ये पिक्चर्स भी जो है वो भी मैं डाल दूंगा, फोटोग्राफ्स भी मैं डाल दूंगा। तो दोनों ही चीजें, लेकिन फोटोग्राफ्स में क्या साउंड नहीं आएगा तो आपके शायद समझ में नहीं आया इतना, तो मैं YouTube में डाल दूंगा, तो उसमें से फिर से आप रिवाइज कर सकते हो। आपको भेज भी दूंगा आपके उसमें। देन नेक्स्ट स्क्रीन पे चलते हैं अपन। अभी सूरज दिख रहा है? हाँ सर, आप दिख रहा है। चलो ठीक है। चलो सोडियम 11, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक मास 23। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए इसके? 11। प्रोटॉन्स कितने हुए इसके? 11। न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? 23 माइनस 11, 23 माइनस 11 दैट इज 12। अब इसके 12 पॉइंट्स अपन लिखें। इसके 12 पॉइंट्स लिखें। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। कितने हो गए? 2 4 10 11। पहला शेल ये है, इस पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। दूसरा शेल ये है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तीसरा शेल ये है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 8 10 और 1 11 हो गया। ये भी जरूर लिखें, हाँ ये जरूर लिखें। 9th क्लास की 10th क्लास की चीज थी ना, बहुत हायर लेवल में केमिस्ट्री में जाने में भी अपने को हेल्प करेगी, इसलिए वो जरूर लिखें। जो मैं कह रहा हूँ ब्लाइंडली उन सब चीजों को करें। तो ये चीज आपका हो गया पहला पॉइंट, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। दूसरा पॉइंट पीरियड। तो देखो कितने शेल्स हैं? 1 2 और 3, तो इसलिए पीरियड क्या आया? 3rd आया। देन उसके बाद सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? एस में। तो ये कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हो गया? ये एस ब्लॉक एलिमेंट हो गया। और लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। जिससे लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या होता है? मेटल। जिससे लास्ट शेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? मेटल्स। और ये मेटल कौन से ब्लॉक का है? एस ब्लॉक का है ना, एस ब्लॉक का मेटल है। तो जो एस ब्लॉक के मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? लाइट मेटल्स होते हैं। एस और पी के जो मेटल्स होते हैं वो हमेशा लाइट मेटल्स होते हैं। उनकी डेंसिटी जो है ना वो हमेशा लाइट होती है। उनकी डेंसिटी हमेशा कैसी होती है? लाइट होती है। उनकी डेंसिटी कम होती है, कम भारी होते हैं, कम वजनी होते हैं। एल्यूमिनियम देखो आपका एग्जाम्पल है, कितना हल्का होता है, लेकिन अगर उतना ही बड़ा लोहे का टुकड़ा होगा तो वो भारी होता है कि नहीं? तो क्योंकि डी ब्लॉक की डेंसिटी हाई होती है इसलिए उन्हें हैवी मेटल्स बोलते हैं, और एस ब्लॉक के मेटल्स की डेंसिटी कम होती है इसलिए उन्हें लाइट मेटल्स बोलते हैं। देन 5th पॉइंट बहुत इजी है बेटा, लेकिन इसमें देखना इतने मुश्किल क्वेश्चन बनेंगे, इतने मुश्किल क्वेश्चन बनेंगे। ये मेरा पढ़ाने का ढंग ऐसा है कि मैं थ्योरी बहुत आसान कर देता हूं, लेकिन उससे क्वेश्चंस बहुत मुश्किल मुश्किल तक बन जाते हैं। और अगर आपको पीरियोडिक टेबल याद होगा, आप मेरे साथ साथ चलते जाओगे तो आप देखना कितना फास्ट चीजों को रिस्पॉन्ड करोगे और कितना परफेक्टली आप चीजों को करोगे। अभी कुछ दिन टाइम के बाद आप 1 2 दिन और हो जाएं थोड़ा, फिर उसके बाद मेरी मेथड देखना आप कि कितनी फास्ट में करूंगा। तो मुझे आप वो बच्चे फॉलो कर पाएंगे जिन बच्चों को पीरियोडिक टेबल याद हुआ होगा, वो बच्चे मेरी बातों को इजिली ग्रास्प कर पाएंगे। तो अब वैलेंसी की अपन बातें करते हैं। तो वैलेंसी देखो लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं?
1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी कितना One. होगा 1। लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी 1 होगा। लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी 2 होगा। लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वैलेंसी 3 होगा। जिससे लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है उसकी वैलेंसी 1 होती है। जिससे लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वैलेंसी 2 होती है। और जिससे लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिससे लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिससे लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वैलेंसी 3 होती है। जिससे लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वैलेंसी 3 होती है। जिससे लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वैलेंसी 2 होती है। और जिससे लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी वैलेंसी 1 होती है। किसी भी तरह से आपको इलेक्ट्रॉन लेके, इलेक्ट्रॉन देके, इलेक्ट्रॉन शेयर करके किसी भी तरह से 8 इलेक्ट्रॉन्स करने हैं। तो जिनके पास 5 है वो अगर 3 ले लेंगे तो 8 हो जाएंगे ना। जिनके पास 6 है वो 2 और ले लेंगे तो 8 हो जाएंगे। जिनके पास 7 है वो एक और इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो 8 हो जाएगा। जिनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन्स देते हैं और ना ही वो इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। क्या करते हैं, वो शेयर करते हैं। माइनस इलेक्ट्रॉन यानी देते, प्लस इलेक्ट्रॉन यानी लेते। और जिनके लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना वो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करते हैं, वो इनर्ट रहते हैं। दे डू नॉट वांट टू टेक पार्ट देयर इन द बॉन्ड फॉर्मेशन बिकॉज दे आर ऑलरेडी हैविंग 8 इलेक्ट्रॉन्स ना। तो जब उसके पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर वो इलेक्ट्रॉन लेके दे के क्या करेगा। अगर भाई आपकी कैपेसिटी 5 रोटी खाने की है तो अगर आपने 5 रोटी खा ली तो फिर आप और ज्यादा थोड़ी खा पाओगे, फिर तो आप सैचुरेट हो गए ना, फिर तो और खाने का आपका दिल ही नहीं होगा। तो ऐसे ही एक एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। तो जब 8 जिसके पास होते हैं तो ना वो इलेक्ट्रॉन लेता है, ना देता है, ना शेयर करता है, कुछ नहीं करता है। ठीक है, तो वैलेंसी 1 हुआ। क्यों? क्योंकि इससे लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, इससे लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वैलेंसी 1 हुआ। तो 1 इलेक्ट्रॉन। हाँ, और ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? देखो अब 8 कैसे करे, ये 8 कैसे करे इलेक्ट्रॉन, 2 रास्ते हैं कि 7 ले ले इलेक्ट्रॉन ये तो 8 हो जाएंगे, या 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो लास्ट शेल में 8 बचेंगे। तो 7 लेना आसान है कि 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है? 1 इलेक्ट्रॉन देना। 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है। तो ये तो 1 एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन देना। दे देगा और 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा ना, यानी -1 दे देगा। -1 दे देगा का मतलब क्या निकला, +1 चार्ज आ जाएगा। भाई -1 कम कर दिया आपने, माइनस कर दिया तो वो क्या हो गया, +1, तो +1 चार्ज हो गया। तो ये आपके 6 पॉइंट सोडियम के हुए। अब ये आपके 6 पॉइंट्स सोडियम के हुए। अब इसके बाद 7th पॉइंट देखें, बॉक्स या ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है ये, एस ब्लॉक का। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना, ये फॉर्मूला बताया था। ये फॉर्मूला याद रखें कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनमें एनएस इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में एनएस एंड एनपी इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में एनएस प्लस n-1 डी प्लस n-2 एफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी ns, सॉरी ये मैंने ज्यादा लिख दिया, ns प्लस n-1 डी इलेक्ट्रॉन्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्रॉपर्टीज के डिटर्मिनेशन में डी ब्लॉक। और जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज के डिटर्मिनेशन में वैलेंस एस इलेक्ट्रॉन, पेनल्टीमेट डी इलेक्ट्रॉन एंड प्री पेनल्टीमेट, एंटी पेनल्टीमेट एफ इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सबका फॉर्मूला ये याद रखना पड़ेगा। अब जैसे भाई आप लोग नए नए स्टार्ट हुए हो तो चूंकि आप लोगों का मोबाइल नंबर मैंने स्टोर किया, आप लोगों को मैसेजेस करता हूं, तो इसलिए मुझे आप लोगों के नाम याद हो गए कि हाँ भाई कोई मैशा है, कोई आस्था है, कोई सूरज है, इसलिए मुझे याद हो गया। तो अगर सपोज करो ये सब काम नहीं करता, मैं आपका नंबर स्टोर नहीं करता, आप लोगों को बार बार हर रोज मैसेज नहीं करता, तो मुझे आपके नाम याद नहीं होते। तो ये तो मुझे रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। इसमें तो कोई सिस्टम होता नहीं है कि सब शेल का क्या फॉर्मूला है, पी का क्या है, डी का क्या है, एफ का क्या है। ये सब याद रखने पड़ेंगे तभी आप चीजों को कर पाएंगे। आप ये सोचें कि क्वेश्चंस करते टाइम आप पेज पीछे टर्न करके उसमें से देख करके आंसर कर लेंगे, तो ऐसे नहीं हो पाएगा बेटा, ऐसे नहीं हो पाएगा, है ना। एंट्रेंस बहुत डिफिकल्ट होता है, बहुत स्मार्टली अपने को बिहेव करना पड़ता है। तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट है और एस ब्लॉक का फॉर्मूला क्या होता है, एन एस इलेक्ट्रॉन। एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है 1, 2 एंड 3। एन का मतलब है 1, 2 एंड 3। एन एस का मतलब क्या निकला, 3s। 3s, एस चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे कोई सा भी हो, एस
का एक ऑर्बिटल होता है, उस एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो ये हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। ये बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। बॉन्डिंग में, केमिकल पीरियडिक क्लासिफिकेशन में, इन सभी में बहुत हेल्प करेगा ये। केमिकल प्रॉपर्टीज में, पीरियडिक प्रॉपर्टीज में, पीरियडिक क्लासिफिकेशन में, बॉन्डिंग में, हर चीज में बहुत हेल्प करेगा ये जो 12 पॉइंट्स आप पढ़ रहे हैं। अच्छा, अब क्या है अगला? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? सामने लिखा हुआ है आपके, सिर्फ एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको टेम्पररीली मैग्नेटाइज किया जा सकता है, और उन्हें क्या बोलते हैं अपन? पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। अच्छा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा? इसका मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ ईटा इंटू ईटा प्लस 2bm। कितना आया? √3 आया। √3 कितना होता है? 1.732 bm, यानी अप्रोक्सीमेटली 1.8 bm। मैग्नेटिक मोमेंट जो है सोडियम का कितना होता है? 1.8 bm। मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है सोडियम का? 1.8 bm। 11th पॉइंट कि कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है ये? एस ब्लॉक एलिमेंट है। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स यूजुअली कैसे होते हैं? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स कलरलेस, वाइट या लाइट कलर्ड होते हैं। ये एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स हमेशा याद रखना बेटा। जनरली कुछ एक्सेप्शंस हैं कि फ्लोरीन जो है वो येलोइश कलर का है, क्लोरीन जो है वो ग्रीनिश कलर का है, ब्रोमीन ब्राउन कलर का है, आयोडीन वायलेट कलर का है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं। अदरवाइज जो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं यूजुअली वो कलरलेस या वाइट होते हैं या लाइट कलर्ड होते हैं। सिर्फ डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो है कलर्ड होते हैं, यानी डार्कली कलर्ड होते हैं। तो कलरलेस, वाइट या फिर लाइट कलर्ड होते हैं ये। अच्छा, लास्ट पॉइंट 12 कि इनका ग्रुप क्या होता है? देखो कितने इलेक्ट्रॉन है बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। तो चूंकि बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए ग्रुप क्या आएगा? फर्स्ट ए आएगा। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट हमेशा क्या होता है? एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट का ग्रुप हमेशा क्या होता है? ए ग्रुप। तो ग्रुप फर्स्ट ए आया। फर्स्ट क्यों आया? क्योंकि बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। और ए क्यों लिखा आपने? फर्स्ट बी क्यों नहीं लिखा आपने? फर्स्ट ए इसलिए लिखा क्योंकि ये एस ब्लॉक एलिमेंट है या पी ब्लॉक एलिमेंट है। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप हमेशा, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का ग्रुप हमेशा ए होता है। ए होता है। हाँ, तो इसलिए इसका ए आया। चलिए और आगे चलते हैं अपन। ऐसे बहुत, अभी तो अपन नॉर्मल कर रहे हैं, अभी अपन एक्सेप्शंस की तरफ तो गए ही नहीं। अभी अपन नॉर्मल कर रहे हैं, नॉर्मल के बाद एक्सेप्शंस पे चलेंगे, डी के एक्सेप्शंस करेंगे, एफ के एक्सेप्शंस करेंगे, देन फिर इसके बाद आएंगे अपन के इस पर बेस्ड कितने तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, इस पर बेस्ड कितने तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तब फिर अपन उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, आस्था शायद डिस्कनेक्ट हो गई हैं, उनके यहाँ नेटवर्क का थोड़ा इशू रहता है, ज्वाइन कर रही हैं वो फिर से, उनके यहाँ थोड़ा सी नेटवर्क का इशू है, थोड़ा इंटीरियर से है वो। चलिए ठीक है, ज्वाइन कर लेंगे। अपन दूसरा एलिमेंट देखते हैं, अपन दूसरा एलिमेंट करते हैं। चलो थर्ड स्क्रीन देखते हैं। अब अपन लेते हैं, देखो अब धीरे धीरे अपन मुश्किल चीज़ों की तरफ चल रहे हैं। 1h1, 1h1 यानी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1h1 यानी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1h1 यानी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1h1 कितना है? इलेक्ट्रॉन 1। 1 प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन कितना है? 1। 1 न्यूट्रॉन कितना है? 1 या 2? हाँ हमेशा न्यूट्रॉन कितना है? 1 - 1 यानी 0। एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर जो है वो न्यूट्रॉन होता है, तो न्यूट्रॉन कितना है? 0। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कितना होगा? 1s1। पूरी पीरियडिक टेबल का ये अकेला ऐसा एलिमेंट है, पूरी पीरियडिक टेबल का ये अकेला ऐसा एलिमेंट है, पूरी पीरियडिक टेबल का ये अकेला ऐसा एलिमेंट है, पूरी पीरियडिक टेबल का ये अकेला ऐसा एलिमेंट है, जो कि पूरी पीरियडिक टेबल का अकेला ये ऐसा एलिमेंट है, पूरी पीरियडिक टेबल का हाइड्रोजन जो है अकेला ऐसा एलिमेंट होता है जिसके पास 0 न्यूट्रॉन होते हैं। पूरी पीरियडिक टेबल का अकेला ये ऐसा एलिमेंट होता है
ये आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं इतनी बार रिपीट कर रहा हूँ इसे। पूरी पीरियडिक टेबल का अकेला ये ऐसा एलिमेंट होता है जिसके पास न्यूट्रॉन्स की नंबर जो है वो कितनी होती है, 0 होती है। अदरवाइज हर एलिमेंट के पास एक ना एक न्यूट्रॉन जरूर होता है, लेकिन हाइड्रोजन अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन 0 है। ये आया हुआ क्वेश्चन है कि ABCD किसके पास न्यूट्रॉन की नंबर 0 होती है या किसके पास न्यूट्रॉन सबसे कम होता है, ऐसे करके कुछ भी वो पूछ सकते हैं, कुछ भी वो दे सकते हैं। तो चलिए, हाइड्रोजन पूरी पीरियडिक टेबल का अकेला ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन 0 होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुआ, 1s1 हुआ। अच्छा, कौन से ब्लॉक का एलिमेंट हुआ, ये S ब्लॉक एलिमेंट हुआ है ना। पीरियड क्या हुआ इसका, इसका पीरियड है फर्स्ट, इसका पीरियड है क्या, फर्स्ट पीरियड का एलिमेंट है ये। अच्छा, और ये क्या होता है, मैंने कल परसों बताया था ना लास्ट क्लास में कि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बट वो एक्सेप्शन है, वो मेटल नहीं होता है, वो क्या होता है, नॉन मेटल होता है। वो क्या होता है, नॉन नॉन मेटल। मेटल। तो हाइड्रोजन जो है वो नॉन मेटल है। उसकी वैलेंसी कितनी है, उसकी वैलेंसी 1 होती है। उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर जनरली +1 होता है, बट कैन बी -1 ऑल्सो इन मेटल हाइड्राइड्स। तो जो मैंने ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी चार्ज का वीडियो बनाया है उसमें ये पॉइंट भी मेंशन किया है। ऐसे और दूसरे एलिमेंट्स बहुत सारे हैं जिनके बारे में मैंने ये सब बातें करी हैं। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। अब 7th पॉइंट, बॉक्स या ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। बॉक्स या ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो ये एस ब्लॉक एलिमेंट है, तो एस ब्लॉक का फॉर्मूला क्या होता है, NS। NS का मतलब क्या है, NS का मतलब है 1s इलेक्ट्रॉन्स। तो 1s, ये हो गया 1s आपका। इस 1s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हो गया बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 हो गया। तो जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उसको टेम्पररी मैग्नेटाइज अपन कर सकते हैं और वो क्या कहलाता है, पैरामैग्नेटिक कहलाता है। देन 10th पॉइंट के ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 है, पैरामैग्नेटिक है। इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा 1.8 BM, क्योंकि एक अनपेयर्ड है ना। 11th पॉइंट, SNP ब्लॉक एलिमेंट्स कैसे होते हैं, SNP ब्लॉक एलिमेंट्स यूजुअली कैसे होते हैं, SNP ब्लॉक एलिमेंट्स यूजुअली कलरलेस, व्हाइट और लाइट कलर्ड होते हैं। कैसे होते हैं, कलरलेस, व्हाइट और लाइट कलर्ड, कलरलेस, व्हाइट और लाइट कलर्ड होते हैं। 12th पॉइंट कि इनका ग्रुप क्या होता है। लास्ट शेल में बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखो, बॉक्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप क्या होगा, फर्स्ट ए। तो हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ए में आता है, हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट ए में आता है। तो ऐसे 12 पॉइंट्स हर एलिमेंट के अपन को पता होने चाहिए। और अभी मैं और नॉर्मल एलिमेंट्स का और कराऊंगा, फिर उसके बाद एक्सेप्शन पे जाऊंगा। तो अगली क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से पूछो और आप लोग इतनी अच्छी प्रैक्टिस या अपना पेन नोटबुक पास में रखना कि मैं क्वेश्चन जो भी पूछूं तो आप उससे खटाखट मुझे आंसर देते जाओ। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली आपके आंसर्स, आपका रिस्पांस हमको इंकरेज करेंगे, एनर्जाइज करते हैं, और ऑब्वियसली फिर हम लोग भी अच्छे से शौक से खुशी खुशी पढ़ाते हैं। और बच्चे जवाब ना दें, कुछ इंट्रैक्शन ना करें। मुझे आपकी इस क्लास की एक चीज़ बड़ी अच्छी लग रही है कि आप लोग सब इंट्रैक्ट करते हो, तो लाइवली क्लासेस होती हैं, और बच्चे कुछ बोले ही नहीं तो फिर टीचर को भी नींद आती है, फिर टीचर भी अच्छे से नहीं पढ़ा पाता है। तो चलो खैर, इन 12 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से घर में 3 4 5 एलिमेंट्स की प्रैक्टिस करो आप, और फिर मुझे दिखाओ या मुझे आप स्क्रीनशॉट लेके भेज दो, उसका फोटोग्राफ लेके मुझे भेज दो अपने नोटबुक में जिसमें भी आपने लिखा है। तो आपकी जो गलती होगी उस पॉइंट को मैं स्ट्रेस करते हुए चीज़ों को और आगे समझा दूंगा। ठीक है, तो जितना ज़्यादा बेटा घर में पढ़ोगे उतनी ज़्यादा ओके क्लास में अपनी स्पीड रहेगी। ठीक है, अपन जितना ज़्यादा घर में पढ़ेंगे अपनी उतनी ज़्यादा स्पीड क्लास में रहेगी, और घर में अगर अपन नहीं पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली स्पीड अपनी यहाँ पर क्लास में स्लो हो जाएगी, फिर कोर्स बहुत लिंगर ऑन करेगा। तो ऑब्वियसली अगर अच्छे से पढ़ेंगे तो अपन जल्दी जल्दी चीज़ें ख़त्म होती जाएंगी, और घर में भी फिर अपन को कम, शुरुआत में थोड़ा सी पढ़ना पड़ेगा, बाद में नहीं पढ़ना पड़ेगा। चलो ठीक है, तो कैसा लग रहा है मैशा? यस सर। अभी तो ये दोनों ये आ गए, आस्था आ गई, आस्था के नेटवर्क का इशू हो रहा सर है। अच्छा लगा। हाँ चलिए ठीक है, तो थोड़ा सी आगे भी प्रोसेस अपन करेंगे है ना, रजिस्ट्रेशन वगैरह की, तो वही मैंने कहा आपसे पूछ लूँ, 2 3 क्लासेस पहले ले लूँ फिर उसके बाद। तो चलिए मैं आज कल में फ़ोन करूँगा फिर, ठीक है।
Yes, sir. चलिए ठीक है, Yes, sir. Okay, sir. ओके फाइन, ओके, अल्लाह हाफिज, Allah Hafiz, sir. ओके बाय, गुड नाइट सूरज।